बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जून 2022 और आज की इस वीडियो में 25 से 30 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस श्रृंखला को रेगुलर बेसिस पर आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हमने जो प्रश्न आपको पिछले वीडियो में पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में भारत और जापान ने कहां पहली भारत जापान वित्त वार्ता आयोजित की है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बतलाया था इसका जो पहला संस्करण आयोजित हुआ है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। जबकि इसका दूसरा संस्करण यानी कि भारत जापान वित्त वार्ता का दूसरा संस्करण जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होगा। ये संबंधित चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है, जिसमें हमने जनवरी से लेकर के मई 2022 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर आप बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाले इस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस वीडियो को निसंदेह आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, जितने भी हमारे नोट्स वगैरह होते हैं, सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू हमारे सारे मटेरियल को एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं कि आप लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इसी वजह से चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। और यहाँ पर जो इस वीडियो में संग्रह है ये 25 जून से लेकर के 30 जून 2022 तक के मध्य के करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ से बने हैं, लेकिन उनमें से जो चुनिंदे हैं उसे हमने इस वीडियो में शामिल किया है। लेकिन और भी जितने भी रिमेनिंग प्रश्न बचे हैं वो सभी के सभी आपको मंथली करंट अफेयर्स वाला जो पीडीएफ बनकर तैयार होता है, जो मंथली मैगजीन आपको मिलता है बीपीएससी मेकर ऐप पर, वहां पर इसको सम्मिलित किया जाएगा। तो पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो इस वीडियो में हमने चुने हैं प्रश्नों को, 12 प्रश्न इसमें है और सभी के सभी अपने आप में एक महत्व रखता है और सभी के सभी एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भोजपुरी विभाग गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलेन नाम की महिला बिहार यात्रा पर आई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये एक अमेरिकी निवासी है, यानी कि अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में अमेरिका की हेलेन नामक महिला बिहार यात्रा पर आई है। दरअसल वे 9 महीने बिहार में रहकर भोजपुरी विवाह गीतों के साथ साथ छठ व अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक गीतों पर शोध करेगी, जिस वजह से ये बिहार दौरे पर आई है। आपको ध्यान रखना, ये अमेरिका की रहने वाली है जिनका नाम है हेलेन। आगे हमने यहाँ पर यह जानकारी दिया है कि वे बिहार के भोजपुर, सारण, बक्सर, रोहतास, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में जाएंगी और अपना शोध कार्य करेगी। यहाँ से एक टर्म आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने जिलों का नाम लिखा है, कुल मिलाकर 7 जिले हैं। अभी फिलहाल वर्तमान आंकड़ों के आधार पर हम देखें तो कुल मिलाकर जो बातें निकलकर सामने आई है तो 7 जिलों में ये अपना शोध कार्य करेंगे। तो ये सारी संबंधित जानकारी नोट कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है हेलेन और ये अमेरिका की रहने वाली है। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजधानी पटना में ये 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संबंधित सारी जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण व उसके बारे में लोगों को बताने के लिए पटना जू में 7 दिवसीय, जो कि 20 से 26 जून 2022 तक चला, तो 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर गंगे डॉल्फिन की बात आई है तो कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना है। हालांकि उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनमें से कुछ चीज़ों को हमने ऐड किया है। आपको बता दूं केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये डेट आपको याद रखना है, 18 मई 2010 को केंद्र सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला पॉइंट हमने ये लिखा है कि बिहार में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र गंगा नदी के तट पर पटना विश्वविद्यालय के परिसर में 4400 वर्ग मीटर भूमि में स्थापित किया गया है।
ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, जो कि राजधानी पटना में पटना विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें कि बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया है। इस तरह के फैक्ट आपको याद रखना, इस तरह के फैक्ट से आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से जो करंट अफेयर्स आपको मिलता है, यही इसकी खासियत है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपका मजबूत होता है। तो ऐसे में सारे पहलुओं को आप लोग ध्यान रखिए, सभी चीज़ों को नोट कीजिए, तभी आप औरों से बेहतर हो पाएंगे और एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ये यहाँ से ध्यान रखिए। भागलपुर की बात है तो एक जानकारी हमने ये भी दिया था कि बिहार के 9 प्रमंडल में से भागलपुर बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत केवल 2 जिले हैं। ये जिले हैं भागलपुर और बांका। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है। अब अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में अर्थात बिहार में नई तकनीक से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर हम बात करें, इस एप्लीकेशन का नाम है वामिस। आपको ध्यान रखना, इसे शॉर्ट में वामिस लिखा गया है। हालांकि इसका जो पूरा नाम होता है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम होता है। इस ऐप को भी हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार की सिंचाई परियोजनाओं का प्रभावी प्रबंधन और निगरानी अब नई तकनीक से माध्यम से किया जाएगा, नई तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए अभी हाल ही में बिहार जल संसाधन विभाग ने वामिश नामक एक एप्लीकेशन जारी किया है, जो आप यहाँ पर इसका पूरा नाम जान सकते हैं, वर्क्स अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। इसमें जल संसाधन विभाग के राज्य भर के अधिकारी अपने क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित रियल टाइम अपडेट्स अपलोड करेंगे, जिससे संबंधित सारी जानकारी सटीक तौर पर मिल पाएगी। और साथ साथ यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसके माध्यम से राज्य की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग भी की जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो तमाम चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। प्रश्न के हाल ही में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक का नाम है बॉलीवुड की बुनियाद। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इसके लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजीत राय। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के बक्सर जिले के निवासी अजीत राय की किताब बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन 75वें कांस फिल्म महोत्सव या फिर फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन में हुआ। ये आपको ध्यान रखना, अजीत राय का संबंध बिहार के बक्सर जिले से है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय लेखक की किताब का विमोचन कांस में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना आपको, इनका नाम याद रखें, अजीत राय वैसे पहले भारतीय लेखक बने हैं जिनकी किताब, जो कि किताब का नाम है बॉलीवुड की बुनियाद, इसका विमोचन कांस फिल्म महोत्सव में किया गया, जो कि संस्करण आपको याद रखना, ये 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल या फिर 75वां कांस फिल्म महोत्सव था। अगला पॉइंट हमने यहाँ पर यह लिखा है कि इस किताब को, यानी कि यह किताब जो प्रकाशित हुआ, यह वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये सारी संबंधित जानकारी नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर की बात आई है तो एक जानकारी यहाँ पर यह जाने के कि बक्सर जिला जो है बिहार का, बक्सर में ही एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं या फिर देख रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स को, तो बिहार से संबंधित जो बेसिक जानकारी है कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट में आपको कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर सभी चीज़ों को एक बार पुनः आप लोग रिवाइज कीजिए। भारत वाले मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो ये आपको कुल मिला के बिहार की स्थिति देखने को मिलेगा। बिहार के चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना। पटना के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो पटना नगर का जो स्थापना हुआ था, एक दृष्टिकोण से देखें इसे तो उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जबकि पटना में गंगा नदी के किनारे सैनिक छावनी का जो निर्माण हुआ था, ये आजाद शत्रु के द्वारा लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए ये सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था। ये दोनों प्रश्न आपको कंफ्यूज करा सकता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार खास करके बिहार में आयोजित होने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो दोनों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे अगले पॉइंट में हम बात करें राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी बिहार का गोरैया है, जो कि 20 मार्च 2022 को अभी हाल ही में विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। इसका थीम था आई लव स्पैरो, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे।
अगला पॉइंट है राजकीय पशु है बिहार का बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। गेंदा को लेकर के यानी कि राजकीय फूल को लेकर बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। नोट कीजिएगा, बिहार का राजकीय फूल मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो था ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आपको मैं पुनः बता दूं कि जब तक 2021 वाला जनगणना संपन्न नहीं हो जाता है तो ऐसे में 2021 के जनगणना से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में जो NTPC CBT 2 आयोजित हुआ था, हर स्टेट में आप देखेंगे तो जनगणना से एक प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर ये अंतिम समय है, आप यहाँ पर जनगणना वाले टॉपिक को पूरी तरह से रट लीजिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न स्वाभाविक तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जबकि अगर हम बात करें 15 नवंबर 2000 ईस्वी की तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ पर मैं आपको लिख दूं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो बंटवारा का फलस्वरूप अगर हम बात करें बंटवारे के फलस्वरूप तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ये संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। और इस स्थापना के फलस्वरूप बिहार के क्षेत्र में जो क्षेत्रफल रहा था कुल मिला के 54% भूभाग बिहार के क्षेत्र में रहा था। ये सारी जानकारी आपको इसी तरह से याद रखना है। अगले पॉइंट में यहाँ पर हमने राजभाषा के बारे में लिखा है कि बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें निर्धारित है। अगर यहाँ पे बात करें बिहार में लोक नृत्य की तो जाट, जाटिन, कजारी, फनवरिया और विदेशिया बिहार की प्रमुख लोक नृत्य है। एक पॉइंट यहाँ पर यह भी नोट कीजिए कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अभी हाल ही के दिनों में आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि RBI के लोगो में किस पेड़ को दर्शाया गया, फिर लोगो में क्या चीज अंकित है। तो इस तरह के प्रश्न अब नए जमाने के प्रश्न के तौर पर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बिहार का प्रत्येक चिन्ह भी आपको इसी तरह की कैटेगरी में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मसाल रिले का शुभारंभ किया गया। ये मसाल रिले का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया नई दिल्ली में, यानी कि राजधानी नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर इस संस्करण को ध्यान रखना, आपको ये 44वां संस्करण था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस तरह से हम देखें तो भारत शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले आयोजित करने वाला पहला देश बना है पूरे विश्व में। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला जानकारी हमने यहाँ पर आपको ये दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ अर्थात FIDE के अनुसार 44वां शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता भारत में 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई तमिलनाडु के निकट महाबलीपुरम में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला होगा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में फीफा की घोषणा के अनुसार 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेंगे, या फिर किस देश के द्वारा 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किया जाएगा। और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त तौर पर हम देखें तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। कुल 16 शहरों में इसका आयोजन होगा। यहाँ पर आपसे एग्जाम में प्रश्न में पूछा गया है कि किन देश द्वारा या फिर किस देश द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। तो 3 देशों के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। ये देश का नाम ध्यान रखिए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से दे दूं कि फीफा के अनुसार वर्ष 2026 विश्व कप के मैच अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे हम बात करें तो जिसमें कि 16 मेजबान शहर शामिल होंगे। इन 3 देशों के 11 शहरों में इसका आयोजन किया जाना है 2026 फीफा वर्ल्ड कप का। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा यह है कि यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट यानी कि फीफा टूर्नामेंट में 48 टीमें भाग लेंगी, जो कि कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 में खेलने वाले 32 टीमों से अधिक है। यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 16 टीमों का बढ़ोतरी किया गया है, जो कि यहाँ पर ये 2026 वाले जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वहां पर ये टीमें भाग लेंगे। तो ये संबंधित जानकारी ध्यान रखेगा। फीफा वर्ल्ड कप की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई, संपूर्ण जानकारी देख लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय से भी संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो इस तरह के रिलेटेड फैक्ट्स को आप लोग की कॉपी में नोट कीजिएगा, जहां पर संबंधित चीजों को एक साथ आप देख पाएं। अगला होगा 7वां प्रश्न।
ये प्रश्न के हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को भी हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हमने एक पॉइंट लिखा है या फिर एक शब्द लिखा लगातार दूसरे वर्ष, ये ध्यान रखना आपको, लगातार दूसरे वर्ष इस सम्मान से इस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया। दरअसल यहाँ पे बात करें, यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई टेक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में हुआ है, जिसके आधार पर यहाँ पर लगातार दूसरे वर्ष हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है। अगले पॉइंट में हम यहाँ पे बात करें तो इसके अतिरिक्त केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में, ये भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन हवाई अड्डा घोषित किया गया है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा जो है ये बेंगलुरु में स्थित है और ये भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन हवाई अड्डे के तौर पर शामिल है। इस रिपोर्ट के आधार पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जितने भी हमारे PDF वगैरह होते हैं या फिर एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी होता है, वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाता है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ वहां पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सम्मिलित चीज़ों की जानकारी आप एक साथ प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया है? प्रश्न को एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया। अभी हाल ही में जो NTPC एग्जाम आयोजित हुआ था, वहां पर इसी तरह से एक मंदिर के उद्घाटन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले में पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया है। इस मंदिर को आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, यही है कालिका माता मंदिर जो कि गुजरात के पंचमहल जिले में निर्मित है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा यह है कि इस राजसी महाकाली मंदिर का गर्भगृह सोने से बना हुआ है, जिसका भी हाल ही में अनावरण किया गया है। ये भी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट में हमने ये जानकारी आपको दिया है कि यह इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। गुजरात की बात आई है तो गुजरात से संबंधित एक जानकारी हमने आपको दिया था कि गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक यहाँ से दिया गया था। कच्छ जिले के आसपास का क्षेत्र में ये बालिका पंचायत शुरू किया गया है, जो कि इस पहल को शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बना है। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो यहाँ से कई सारे फैक्ट एग्जाम से संबंधित हैं जो कि आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिए, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को और वे 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं, ये ध्यान रखें। अगला पॉइंट यह है कि वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। वे स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला जानकारी हमने आपको ये दिया कि इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी कुछ उपलब्धियों और सम्मान के बारे में, तो विभिन्न देश और संस्था द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान दिया गया है वो यहाँ पर हमने विस्तार से लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में भारत की किस योजना को यूनेस्को पुरस्कार के तहत पहचान मिली है, या फिर भारत की किस योजना को यूनेस्को की तरफ से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा PME विद्या योजना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि कोरोना महामारी के दौरान PME विद्या योजना के तहत सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी के प्रयोग की शिक्षा मंत्रालय की पहल को यूनेस्को से पहचान मिली या फिर सम्मानित किया गया है।
आपको ध्यान रखना है इस योजना का नाम है पीएम ई विद्या योजना। यूनेस्को की तरफ से भी हाल ही में इसे सम्मानित किया गया है। पीएम ई विद्या योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। ये संबंधित जानकारी है, यहाँ से आपको ये सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। एक जानकारी आपको ये दे दूं कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले खास करके 67वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर कम से कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है। 50 प्रैक्टिस सेट का एक श्रृंखला है जो कि हिंदी भाषा में उपलब्ध है। ये आपको 2 मोड में मिलेगा, एक तो ऑनलाइन मोड होगा, साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इस कोर्स के तहत और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे करंट अफेयर्स का यहाँ पर इसमें सम्मिलित होगा, बिहार जीके होगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर होगा, बहुत सारी चीजें इस कोर्स के तहत आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर सबसे कम कीमत पर आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इसे ज्वाइन करने के बाद आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे और आप बेहतर अनुभव कर पाएंगे कि आपकी तैयारी जो हुई है ये किस स्तर की हुई है, आगामी एग्जाम को देखते हुए कितने प्रिपेयर हैं। ये सारी चीजें यहाँ से आप अपनी खुद का आकलन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में एशियाई जूनियर स्क्वैश का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनहद सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनहद सिंह को आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि भारत की अनहद सिंह ने हाल ही में थाईलैंड के पटाया में संपन्न हुई एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 14 वर्षीय अनहद ने फाइनल में हांगकांग की वांग एना को हराकर यह खिताब हासिल किया है। इस कैटेगरी को यहां से ध्यान रखिए, अंडर 15 वर्ग में अनहद सिंह ने हांगकांग की वांग एना को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में कनाडा ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्स वर्स्टेपन। आपको जानकारी दे दूं कि मैक्स वर्स्टेपन ने कार्लोस सेंज जूनियर को पीछे छोड़कर कनाडा ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। मैक्स वर्स्टेपन की बात करें तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, जो कि आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगले पॉइंट में हम बात करें मैक्स वर्स्टेपन के बाद कार्लोस सेंज दूसरे और लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये क्रम यहाँ से आपको ध्यान रखना है। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये मर्सिडीज फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस रूसी पत्रकार ने अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी कर दी है? अब ये नीलामी क्यों की गई, ये कौन है, ये संबंधित जानकारी आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की कैटेगरी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दमित्री मुरातोव इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दें कि रूस के पत्रकार दमित्री मुरातोव ने शांति के लिए मिले अपने नोबेल पुरस्कार की हाल ही में नीलामी कर दी है। इसके पीछे की बात करें तो इन्होंने यानी कि दमित्री मुरातोव ने नीलामी से मिली धनराशि यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की मदद के लिए सीधे यूनिसेफ को देंगे, जिस वजह से यानी कि इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में ये रूसी पत्रकार दमित्री मुरातोव ने यह फैसला लिया और शांति के क्षेत्र में जो इन्हें ये जो अवार्ड मिला था नोबेल पुरस्कार, इन्होंने इसकी नीलामी की। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, आपको एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे कि दमित्री मुरातोव को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस ऊपर से दिया गया था। देखते हैं कितने लोगों को ये जानकारी है, आप लोग कमेंट करेंगे तो इसे आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करेंगे। हालांकि यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जारी किया गया है? तो दोनों प्रश्नों की जानकारी आप यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये चीजें ऑलरेडी हमने आपको बतला दिया है, आप यहां पर विस्तार पूर्वक लिखेंगे। लिखने से क्या होता है कि आपकी क्षमता में कह सकते हैं एक प्रकार से वृद्धि होती है और आपकी जो मानसिक क्षमता होती है एकदम से विस्तार होती है और आप चीजों को बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे विस्तार पूर्वक जरूर लिखें। और बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जितनी भी हमारे मटेरियल है आपको वहां से एक्सेस करना है। और अभी हाल ही में जो बिहार एसएससी आयोजित होने वाली है तो इसको लेकर हम लोग ने बेहतर प्लान किया। आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी प्लान ही किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के। जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले खास करके बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं मुख्य रूप से, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इसका जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज लाया जाए। तो जल्द से जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।